तो गाइस इस लेक्चर के अंदर हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम उन बच्चों के लिए जो अभी 10th पास करके 11th में मूव हुए हैं, बिल्कुल बेसिक लेवल से। ठीक है ना। एंट्रेंस वाले बच्चों के लिए थोड़ा कहते हैं ना कि हम लोग इस लेवल पे नहीं पढ़ाते, वहाँ थोड़ा अपर लेवल से कंसेप्चुअल चीजें पढ़ाई जाती है। आपको बिल्कुल बेसिक बिल्डअप करने के लिए बिल्कुल छोटी छोटी चीजें पढ़ाई जाएंगी, उनके ऊपर आप ध्यान दें। सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ रहे हैं हम लोग, और इसमें एटम वर्ड वाज यूज्ड बाय ओस्टवर्ड। सबसे पहले ओस्टवर्ड नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने बोला था कि वेरी स्मॉल पार्टिकल को एटम कहा जाता है, लेकिन उन्होंने एटम के बारे में डिटेल कुछ भी नहीं बताया था। अब क्या हुआ कि फर्दर सबसे पहले मिस्टर जॉन डाल्टन थे। मिस्टर जॉन डाल्टन थे, जे स्टैंड्स फॉर जॉन डाल्टन, ठीक है ना, जे स्टैंड्स फॉर जॉन। तो 1808 में सबसे पहले उन्होंने थ्योरी दी थी, जिसको जो बहुत फेमस हुई थी डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के नाम से। उन्होंने मेन जो कंपोनेंट दिए थे वो ये दिए थे कि पहला, एटम इज द स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल पार्टिकल व्हिच नीदर कैन बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड। तो उन्होंने लोगों को एक्सप्लेन किया कि अगर कोई बड़ा पार्टिकल है, मान लो दिस इज ए बिगर पार्टिकल, अगर हम इसको ब्रेक करें लाइक दिस, मान लो कि हम इस पार्टिकल को दो पार्ट में ब्रेक कर देते हैं, ठीक है ना, दो टुकड़ों में ब्रेक कर देते हैं, और फर्दर इस पार्टिकल को और तोड़ा जाए। और तोड़ा जाए का मतलब, अगर इस पार्टिकल को फर्दर ब्रेक करके चार पार्ट में तोड़ा जाए लाइक दिस, ऐसे ऐसे, और इस तरीके से अगर इस पार्टिकल को चार पार्ट में तोड़ा जाए, ठीक है ना। तो मान लो कि लार्जेस्ट पार्टिकल को हमने दो पार्ट में तोड़ा है, और फर्दर हमने चार पार्ट में तोड़ा है, और ऐसे ब्रेक करते करते हमने इसको n नंबर ऑफ पार्टिकल्स में छोटे छोटे इवन अनइवन पार्टिकल में तोड़ा है, और फर्दर इसको ब्रेक किया वेरी वेरी इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्मॉलर पार्टिकल, ठीक है, पाउडर्ड फॉर्म में, और फर्दर और तोड़ा जाए तो बिल्कुल इनविजिबल पार्टिकल्स होंगे जो फर्दर जो है स्मॉलर पार्टिकल में ब्रेक ना किए जा सके, उनको एटम कहते हैं अकॉर्डिंग टू जॉन डाल्टन, ठीक है ना। इट वाज जस्ट इनिशियल थ्योरी, लेकिन काफी काम आई, बहुत कहते हैं ना कि बेस मिला बाकी थ्योरीज को डेवलप होने के लिए। पहला चीज उन्होंने बोली थी कि एटम इज द स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल पार्टिकल व्हिच नीदर कैन बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड। दूसरा पॉइंट जो उन्होंने बोला था, उन्होंने बोला था कि एटम्स टेक पार्ट इन केमिकल कॉम्बिनेशन। एटम्स टेक पार्ट इन केमिकल कॉम्बिनेशन। इसका क्या मतलब है बच्चों? केमिकल कॉम्बिनेशन, एटम्स टेक पार्ट इन केमिकल कॉम्बिनेशन। इसका मतलब ये है कि जब बेसिकली, जैसे मैं एक एग्जांपल समझाता हूं आप लोगों को, कि मान लो कि मेरे पास सोडियम है और मान लो कि मेरे पास ऑक्सीजन है, ठीक है। तो सोडियम और ऑक्सीजन जब आपस में कंबाइन होंगे तो हमारे पास क्या बनाएंगे? Na2O। तो ये एटम है, और ये भी मॉलिक्यूल का आधा किया हमने, तो वो भी एक एटम की एज्यूम करेंगे हम। तो दोनों आपस में कंबाइन होंगे, तो उन्होंने बोला कि एटम टेक पार्ट इन केमिकल कॉम्बिनेशन, एंड केमिकल कॉम्बिनेशन में पार्टिसिपेट करके एंड फॉर्म कंपाउंड, एंड फॉर्म atoms take part in chemical combination and form compounds। मतलब ये एटम्स हैं, ठीक है ना। जैसे अगर आपको फर्दर अगर देखा जाए, मान लो कि मेरे पास कोई और स्पीशीज ले ली जाए, मान लो कि हमारे पास NaCl, Na+Cl आपस में जब जुड़ेंगे तो NaCl बनेगा लाइक दिस, और वो कैसे बनेगा? आयनिक कंपाउंड है, तो वो हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे। Na पॉजिटिव है, Cl नेगेटिव है, आपने स्मॉलर क्लास में पढ़ा होगा NaCl। तो एटम्स टेक पार्ट इन केमिकल कॉम्बिनेशन एंड फॉर्म केमिकल कंपाउंड, ठीक है। तो डाल्टन साहब ने क्या कहा कि एटम को जब किसी बड़े पार्टिकल को ब्रेक करते हैं, जो स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल पार्टिकल मिलता है वो एटम होगा। उन्होंने बोला एटम्स टेक पार्ट इन केमिकल कॉम्बिनेशन, और जब ये एटम केमिकल कॉम्बिनेशन में पार्टिसिपेट करते हैं तो ये डिफरेंट लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को ओबे करते हैं। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को ओबे करते हैं, उसका क्या मतलब है? लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को फॉलो करते हैं, ठीक है ना। तो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन कौन से होते हैं? जैसे कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, राइट, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इसको फॉलो करेंगे। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, कांस्टेंट प्रोपोर्शन को फॉलो करेंगे। एंड अगर हम लोग बात करें मल्टीपल प्रोपोर्शन, ठीक है ना, ठीक है ना। इनमें से एट सर्टेन प्लेसेस ये वाला जो लॉ है वो फेल हुआ है, मतलब कि इन सम केसेस, आइसोटोप्स के केस में, फॉर आइसोटोप्स, फॉर
आइसोटोप्स। ठीक है, इसके बारे में भी फर्दर बातें करेंगे हम, लेकिन अभी हल्का हल्का इतना समझो कि उन्होंने क्या कहा था, एटम इज द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पार्टिकल व्हिच नीदर कैन बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड। दूसरा ने बोला था कि एटम्स टेक पार्ट इन केमिकल कॉम्बिनेशन एंड फॉर्म कंपाउंड्स। तीसरा उन्होंने बोला था कि वो लॉज को ओबे करेगा। लॉज को ओबे करने का मतलब है कि जब केमिकल रिएक्शन होती है तो केमिकल रिएक्शन होने के दौरान कोई भी मान लो हमारे पास, मान लो कि मैग्नीशियम है प्लस ऑक्सीजन है, तो हमारे पास MgO बनता है। अगर किसी बच्चे को ये समझने में दिक्कत आ रही तो हम सिर्फ डायरेक्ट ऑक्सीजन एटम लिख देते हैं। एटम्स टेक पार्ट इन केमिकल कॉम्बिनेशन एंड फॉर्म कंपाउंड्स। ठीक है, तो ये केमिकल कंपाउंड है। तो उन्होंने बोला कि लॉज को ओबे करेगा, मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये कहता है कि दोनों तरफ मास कंजर्व रहेगा, ऑन द साइड ऑफ रिएक्टेंट एंड ऑन द साइड ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, और चौथी चीज उन्होंने ये कही थी कि बेसिकली एटम्स ऑफ वन एलिमेंट आर सिमिलर। मान लो कि मेरे पास सिल्वर है, तो सिल्वर का कोई भी एटम दुनिया के किसी भी कोने से लाओ, चाहे माइनिंग से खोद के लाओ, चाहे ज्वेलरी में से निकालो, किसी भी पार्ट में से अगर सिल्वर निकालोगे तो सिल्वर के सारे एटम आइडेंटिकल होंगे। हर एक सिल्वर एटम के न्यूक्लियस में 47 प्रोटॉन होंगे। पी का मतलब प्रोटॉन। तो बेसिकली ये चीज आपने एसेंशियली ध्यान रखनी है कि एटम्स ऑफ वन एलिमेंट आर सिमिलर एंड एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट आर डिफरेंट। अगर ये सिल्वर है तो इसके सारे एटम्स आइडेंटिकल होंगे, चाहे दुनिया के किसी भी कोने से लाए। और अगर मेरे पास ये गोल्ड है मान लो, ठीक है ना, तो गोल्ड के एटम और सिल्वर के एटम सिमिलर नहीं होंगे। मतलब एटम्स ऑफ वन एलिमेंट आर सिमिलर बट एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट। ये बिल्कुल बेसिक लेवल की बात की है मैंने आपको, सिर्फ ये समझाने के लिए कि इनिशियल लेवल पे एटम्स के बारे में लोग क्या बातें करते थे, इनिशियल लेवल पे एटम्स के बारे में क्या इंफॉर्मेशन होती थी लोगों को। तो दिस इज डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। अब इसके ड्रॉबैक है कुछ, तो ड्रॉबैक में सबसे पहले देखो ड्रॉबैक के बारे में बात करते हैं हम लोग। तो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के ड्रॉबैक क्या है उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, आई होप ये अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में या फिर फोन करके पूछ सकते हैं। ठीक है ना, अब देखो नेक्स्ट जो चीज हमने पढ़ना है वो है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के ड्रॉबैक्स। ठीक है ना, ये जो मैंने पढ़ाया है आप एनसीईआरटी में गिवन है, इतना डिटेल में नहीं है, लेकिन चूंकि हम इनिशियल स्टेज पे हैं तो हमें सब कुछ पढ़ना ही पड़ेगा, तो आपको ये सब कुछ आना चाहिए। तो इसके ड्रॉबैक में सबसे पहला ड्रॉबैक जो है ना वो ये था, ड्रॉबैक को लिमिटेशंस भी कहा जाता है। ठीक है ना, तो इस थ्योरी की लिमिटेशंस क्या थी, लिमिटेशंस क्या थी डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी की? लिमिटेशन ये थी कि बेसिकली कुड नॉट एक्सप्लेन लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन फॉर आइसोटोप, could not explain law of definite proportion for isotopes। क्या मतलब इस बात का, could not explain law of definite proportion for isotope का क्या मतलब है? देखो ज्यादातर लोगों ने ये कहा था, या लॉज के ऊपर अगर गौर करें तो बेसिकली वो कहते हैं कि मान लो कि मेरे पास H2O है ना, तो लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन या फिक्स्ड प्रोपोर्शन ये कहता है कि मास ऑफ हाइड्रोजन और मास ऑफ ऑक्सीजन का अगर रेशियो देखा जाए तो ये हमेशा 1:8 होना चाहिए, फिक्स्ड रेशियो। 2:2 का मतलब हाइड्रोजन का मास 1 होता है, तो 2 हाइड्रोजन का मास 2 हो गया, और एक ऑक्सीजन का मास 16 होता है। तो उन्होंने कहा था कि भाई ये रेशियो हमेशा 1:8 रहना चाहिए। अब क्या है कि अगर वाटर है तो दुनिया के किसी भी सोर्स से लाओ, वाटर में रेशियो 1:8 ही रहेगा। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है कि अगर वाटर के बजाय हैवी वाटर ले लिया जाए, आप 11th क्लास में ही हाइड्रोजन चैप्टर पढ़ोगे, वहां हैवी वाटर का सिग्निफिकेंस पढ़ोगे, तो वे हैवी वाटर में क्या होगा कि बेसिकली ये जो रेशियो है ना ये थोड़ा बदलेगा। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो 2x, हाइड्रोजन का जो वेट है यहाँ 2 है, लेकिन आपको पता है ड्यूटेरियम हाइड्रोजन से हैवियर आइसोटोप है। अगर आपको नहीं पता तो थोड़ा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि बेसिकली हाइड्रोजन जो होता है ना वो ये होता है, एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन, और जो ड्यूटेरियम होता है ना वो ये होता है क्या कि एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन और उसके अंदर न्यूट्रॉन भी होता है, और तीसरा जो पार्ट है वो हमारे पास क्या है, T2 और ट्राइटियम। हाइड्रोजन को प्रोटियम भी कहा जाता है, तो दिस इज ट्राइटियम। और ट्राइटियम में क्या होता है बच्चों, इस तरीके से एक प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं और बाहर एक इलेक्ट्रॉन होता है।
ठीक है ना। तो अगर गौर से देखोगे तो आपको एक बात पता चलेगी कि ये हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन का मास तो 8 ही है, क्योंकि ऑक्सीजन तो सब में कॉमन है, ऑक्सीजन की भी आइसोटोप होते हैं, लेकिन हम सिर्फ ऑक्सीजन का 16 वाला आइसोटोप ले रहे हैं। तो ऑक्सीजन वाला जो मास है वो हमारे पास उतना ही है, 16 16 16 जो कि है। लेकिन अगर गौर से देखो तो यहाँ पे डेफिनेटली ड्यूटेरियम में एक न्यूट्रॉन ज्यादा है। देखो हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम में क्या फर्क है, ये आइसोटोप्स हैं। हाइड्रोजन को बोला जाता है प्रोटियम, दिस इज ड्यूटेरियम एंड दिस इज ट्राइटियम, शॉर्ट में हम टी लिखेंगे, ठीक है। अगर इन तीनों में कंपैरिजन करो तो आपको पता चलेगा कि ऑक्सीजन तो कॉमन है, ऑक्सीजन को बिल्कुल नहीं हिलाना है, लेकिन यहाँ पे जो हाइड्रोजन है उसके बजाय अगर ड्यूटेरियम आ जाए, यहाँ पे जो हाइड्रोजन है उसकी बजाय ड्यूटेरियम आ जाए, तो हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन है, लेकिन ड्यूटेरियम में गौर से देखो एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन के साथ एक न्यूट्रॉन भी है। यानी कि आपको नहीं लगता कि बेसिकली थोड़ा ज्यादा भारी होगा। तो मास का जो रेशियो आएगा वो कैसे आएगा, ये 2:16 था, तो ये 2 पॉइंट समथिंग 16 आएगा, यानी कि 1 पॉइंट समथिंग 8 आएगा। भाई ऑब्वियसली अगर हाइड्रोजन का मास, हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन 1 1 है, तो ड्यूटेरियम में वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन तो है ही, लेकिन न्यूट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया, तो एक्स्ट्रा मास को ऐड कर दिया समथिंग। अब वो समथिंग कितना है उसके ऊपर ध्यान मत दो, अभी खाली ये देखो कि वो थोड़ा भारी है हाइड्रोजन के मुकाबले। और आपको नहीं लगता कि ट्राइटियम जो है इस ड्यूटेरियम के मुकाबले और भी ज्यादा भारी होगा? क्यों? क्योंकि उसमें 2 न्यूट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन तो है ही, लेकिन न्यूट्रॉन एक और एक्स्ट्रा है ड्यूटेरियम के मुकाबले, यानी कि इसका मास और ज्यादा होगा, और ये 2 पॉइंट बड़ा वाला समथिंग हो जाएगा या 1 पॉइंट बड़ा वाला समथिंग हो जाएगा। मतलब क्या? मतलब ये है कि 1:8 का रेशियो चेंज हो रहा है। देखो 1:8 1:8 नहीं रहा, 1 पॉइंट समथिंग 8 रहा, और 1 पॉइंट बड़ा वाला समथिंग 8 रहा। मतलब बेसिकली न्यूट्रॉन के बढ़ने पे अभी ये ध्यान नहीं दे रहे कि कितना बढ़ा है, वो मैथमेटिकल वैल्यू है, वो इजीली कैलकुलेट होती है। अभी सिर्फ ये ध्यान दे रहे कि कांसेप्ट क्या है। तो यहाँ से ये भी पता लगेगा कि कांसेप्ट को कैसे ग्रास्प करना है। तो आपको पता चला कि लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन फॉर आइसोटोप फेल हो गया। क्यों फेल हो गया? क्योंकि अगर डेफिनिट प्रोपोर्शन रहता तो डेफिनिट प्रोपोर्शन रहने से 1:8 का रेशियो रहना चाहिए था, लेकिन रेशियो बदल गया। आपको बात समझ आई? ये बहुत इजी कांसेप्ट था जो आपको पता होना चाहिए। एक तो ड्रॉबैक ये आया, दूसरा ड्रॉबैक जो था ना वो क्या आया, दूसरा ड्रॉबैक ये है, ही कुड नॉट एक्सप्लेन डाल्टन साहब से जब ये सब कुछ पूछा गया तो वो नहीं एक्सप्लेन कर पाए, लेकिन उनसे जब ये पूछा गया, ही कुड नॉट एक्सप्लेन कॉम्बिनेशन ऑफ सिमिलर एलिमेंट, combination of similar elements, he could not explain combination of similar elements। similar elements का क्या मतलब है? लोगों ने बोला कि सर हाइड्रोजन, डाल्टन साहब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलते हैं, समझ आता है कि 2 हाइड्रोजन के एटम और 1 ऑक्सीजन का एटम मिलके वाटर बना रहे हैं, ठीक है ना, वाटर बना रहे हैं, चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, बात एक ही है। तो उन्होंने बोला कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का एटम मिलके वाटर बना रहे हैं, कार्बन और ऑक्सीजन का एटम मिलके कार्बन मोनोऑक्साइड बना रहे हैं, समझ आता है। लेकिन उन्होंने बोला कि वाई हाइड्रोजन और हाइड्रोजन मिलके H2 बना रहे हैं, क्योंकि तब मॉलिक्यूल्स का कांसेप्ट ही नहीं था। तो बेसिकली बहुत डिटेल कांसेप्ट कुछ भी नहीं था। बाद में एवोगैड्रो साहब ने, बर्जीलियस साहब ने मेहनत की, उनके ऊपर फर्दर डिटेल डिस्कशंस हुए, तब जाके चीजें बाहर आई। तो लोगों ने पूछा कि भाई कार्बन और ऑक्सीजन मिलके कार्बन मोनोऑक्साइड बनाते, वो तो ठीक है, कंपाउंड है, लेकिन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन मिलके हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बना रहे हैं, व्हिच इज नॉट कंपाउंड, इट इज प्योर स्टेट। बेसिकली कंपाउंड होता है ना मिक्सचर, फिक्स्ड रेशियो में 2 एलिमेंट मिले तो कंपाउंड बनते हैं। ये फिक्स्ड रेशियो में 2 एलिमेंट मिल रहे हैं, कंपाउंड है। लेकिन ये 2 एलिमेंट नहीं मिल रहे हैं, ये तो 2 एटम्स मिल रहे हैं, आइडेंटिकल एटम्स मिल रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि वो एटम और मॉलिक्यूल के बीच का डिफरेंस नहीं बता पाए। और भी चैलेंजेस थे, ठीक है ना। तीसरा, एटम इज नॉट स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पार्टिकल। ऑब्वियसली एटम इज नॉट स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पार्टिकल। एटम इज नॉट द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पार्टिकल, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में बात करेंगे हम। तो दिस वाज द इनिशियल थ्योरी जो बेसिकली प्रपोज हुई थी एटम के स्ट्रक्चर को बताने के लिए।